नमस्कार। एक नया दिन और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के परिदृश्य की अगर बात करें तो वर्ष 2025 यूं तो शुरू हो चुका है और ऐसे में खासकर अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो न केवल टूरिज्म बल्कि जो इंडस्ट्री है उसका एक बहुत बड़ा योगदान जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था में रहता है। ऐसे में किस प्रकार ये वर्ष जम्मू कश्मीर के उद्योगपतियों, इंडस्ट्री और ट्रेडर्स को लेकर नई आशाएं दे पाएगा, इन पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्री राहुल सहाय जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आप चेयरपर्सन हैं इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स जम्मू के। सहाय सर, स्वागत है आपका। थैंक यू। सर साहब, सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा, वर्ष 2024 जो चला गया, एक इवेंटफुल ईयर जम्मू कश्मीर के लिए इसलिए भी था क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव हुए, एक नई चुनी हुई सरकार हम सबके सामने आई। लेकिन आप इन द कैपेसिटी ऑफ चेयरपर्सन आईसीसी किस नज़रिए से वर्ष 2024 को देखते हैं, एक उद्योगपति होने के नाते और उद्योग जगत के हवाले से? देखिए, पहले तो विवेक जी, आपके माध्यम से सबको नए वर्ष की शुभकामनाएं। और जो आपने कहा 2024 कैसा रहा, बहुत इवेंटफुल था। आपके सामने हमने देखा कि डेमोक्रेसी जो है वो बहाल हुई, नई गवर्नमेंट आई और बहुत ही वाइब्रेंट गवर्नमेंट है। उमर साहब की जो इंटरेक्शंस हैं वो बहुत अच्छी हैं लोगों के साथ, और उन्होंने जो सिविल सोसाइटी की मीटिंग्स अभी की, बहुत उम्दा मीटिंग्स, हर एक को बड़े तफसील से सुना और बड़े अच्छे से हर तबके की बात उन्होंने सुनी और उस पर गौर फरमाया। जो आप बात कर रहे हैं कि कैसा रहा, मैं क्योंकि वाबस्ता हूँ ट्रेड एंड इंडस्ट्री से, तो मैं उस पर ही कन्फाइंड रहूँगा। और खैर उससे रिलेटेड ही है सारा कुछ कि कैसे हम जो इंक्लूसिव ग्रोथ है वो जेड की कर सकते हैं। तो इसमें देखिए, इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम हुआ। जो पिछली स्कीम्स आई, बहुत उम्दा स्कीम है वो एनसीएसएस जिसको हम बोलते हैं, नेशनल सेंटर सेक्टर स्कीम 2021, और उसमें बहुत बेनिफिट हैं। उसमें हम यही एडवोकेट करते रहे कि जो लोकल्स हैं उनको कहीं ना कहीं ज़्यादा अकोमोडेट नहीं कर पाए। उसमें दो वजहें हैं। जैसे जो लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट है उनको भी शुरू शुरू में समझ नहीं आया कि स्कीम है क्या और हमें इसमें जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए, तो वो शायद थोड़ा लेट हो गए और उन्होंने फाइल चीज़ें नहीं की, लैंड में ज़्यादा पहले वो नहीं समझ के इन्वेस्ट कर पाए, तो वो थोड़ा सा उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो। बट चलो, जो हो गया हो गया। और वो जो 28,400 करोड़ का पैकेज था वो बड़ी जल्दी जुलाई में ही खत्म हो गया। फिर रिक्वेस्ट की गई कि इसको पोर्टल को ओपन कर दिया जाए क्योंकि 30 सितंबर तक जो है वो डेट है। तो रिक्वेस्ट पे कर भी दिया गया, सबकी रिक्वेस्ट पे। तो वो बट जो 30 सितंबर तक एप्लीकेशंस थी, वो आश्वासन था कि इन सबको अकोमोडेट किया जाएगा। अभी तक वो नहीं हुआ। तो वो एक बहुत लैग कर रहा है। और मैं अभी माननीय उपराज्यपाल जी से मिला और मैंने सेना साहब से रिक्वेस्ट की कि इस पैकेज को एक्सटेंड किया जाए, और उन्होंने मुझे वर्बली कहा कि हम कमिटेड हैं। और मैंने ऊपर होम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर को और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को भेजा है, और ये होपफुली हो जाएगा। अब बात यह है कि मार्च तक हम एप्लीकेशंस को जो उसकी डेट है वो डिसाइड करने की डेट है। तो मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट थी कि आप जनवरी एंड तक ही इसमें देखिए, और लोकल्स को इस बार जब आप एक्सटेंड करते हैं तो लोकल्स को आप मौका दीजिए कि एटलीस्ट 40% जो लोकल एंटरप्रेन्योर है वो उसमें उसका फ़ायदा ले पाए। तो ये और वो सारे एग्री करते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए, जब ये स्कीम आई थी तो तब ये कहना था कि इंडस्ट्री को बाहर से लाना है और जिसकी हम एंसिलरेशन यहाँ पे करेंगे, लोकल्स को फ़ायदा देंगे और यूथ को कहीं ना कहीं जोड़ना है। तो इसके साथ ही एक चीज़ जुड़ी हुई थी कि जब इंडस्ट्री आ जाए तो जॉब्स कैसे यहाँ जो यूथ है उसको कैसे जोड़ना है। तो उसमें भी काफ़ी हमने सजेशन दी कि आप स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को कहिए कि क्या स्किल रिक्वायर्ड है जो नई इंडस्ट्री आ रही है और हम उसको कैसे जोड़ें। तो आई थिंक डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्री ने भी इस पे काम शुरू किया है इन कंसल्टेशन विद स्किल डेवलपमेंट के क्या चीज़ें, क्या किस तरह का स्किल चाहिए इंडस्ट्री को, तो यूथ को उस तरफ ले जाया जाए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इंडस्ट्री के लिहाज से रही। तो मैं तो कहूँगा 2024 बहुत अच्छा रहा। सबसे बड़ी बात यह है 2024 की कि एक नई चीज़, नई गवर्नमेंट हमारे सामने आई और हमारी उम्मीदें बहुत हैं।
हम 2025 में ये चाहते हैं कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और दिल्ली और जे.एंड.के एक बड़े अच्छे माहौल में जे.एंड.के के लोगों को फ़ायदा पहुँचे और जे.एंड.के तरक्की करे। शायद साहब इसमें कोई दो राय नहीं है कि अभी कुछ दिन पहले जम्मू को अपना रेलवे डिवीजन मिला, एक लंबी पुरानी मांग थी और ये माना जा रहा है कि न केवल एम्प्लॉयमेंट बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि जो डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है रेलवे डिवीजन की अगर बात करें, कितना फायदा खासकर जम्मू संभाग को मिलेगा सर? देखिए, जम्मू संभाग को रेलवे डिवीज़न से बहुत फ़ायदा होने वाला है, जो अभी प्रीलिम चीज़ें हैं। बट जो हमारा ये जो डिवीज़न था, ये जब फ़िरोज़पुर था, तो फ़िरोज़पुर डिवीज़न सारे फैसले लिए जाते थे और जो एडजॉइनिंग स्टेट्स थी उनको फ़ायदा था। अब ये जम्मू में आने से इवन जो मैंने सुना है कि कुछ 700 कुछ किलोमीटर जो है वो एरिया इसके प्रीव्यू में आ जाता है और हिमाचल का एरिया भी यहाँ से, और एम्प्लॉयमेंट खासकर बड़ी बढ़ने वाली है जो इस डिवीज़न के अंडर आएगी। तो मुझे लगता है काफ़ी होपफुल हैं लोग कि यहाँ पे उनको चीज़ें मिलेंगी, और जैसे जो चीज़ें डिसाइड होनी है कश्मीर रेल लिंक के लिए, कहाँ कहाँ क्या बनेगा, वो सारी चीज़ें यहाँ से डिसाइड होनी है अब। तो उसमें कहीं ना कहीं फ़ायदा तो जे.एंड.के का होगा। मैं तो सिर्फ जम्मू डिवीज़न में ये नहीं देखता कि सिर्फ जम्मू को, मुझे लगता है कश्मीर वालों को भी इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। और जैसे हम आगे आगे जो पुंछ रजौरी की तरफ लेके जा रहे हैं या हम पीर पंजाल की तरफ एक्सपैंड करेंगे, तो सब यहाँ से ही होना है। बड़ा सहूलियत है हमारे लिए मिलना, उनको समझाना कि कहाँ क्या कैसे होना चाहिए, ट्रेड और इंडस्ट्री के हिसाब से भी मुझे लगता है बहुत फ़ायदा है जम्मू डिवीज़न का। रेलवे की जहाँ तक बात हुई और जो आपकी मुलाकात माननीय एलजी महोदय साहब से भी हुई, काफ़ी एक डिटेल्ड डिस्कशन आपकी अर्थव्यवस्था और बाकी मुद्दों को लेकर हुई। उसमें एक अहम चीज़ जो आपने माननीय एलजी महोदय से भी डिस्कस किया, क्योंकि जो श्रीनगर ट्रेन जा रही है, एक तो दिल्ली से डायरेक्ट कश्मीर जाएगी, उसके बाद अब कटरा से 3 ट्रेन, एक वंदे भारत और 2 मेल ट्रेन डायरेक्टली फ्रॉम कटरा टू श्रीनगर जाएगी। ऐसे में आपने खासकर ये मुद्दा उठाया, जम्मू सिविल सोसाइटी की अगर बात करें तो आप उसकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं, और आपने ये मुद्दा एलजी महोदय साहब से भी उठाया है कि इससे जम्मू के जो आवाम है कहीं ना कहीं ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। सर क्या कहेंगे? मैं इसको ऐसे नहीं कहूँगा वेग जी के ठगा हुआ। मुझे लगता है कि मेरी उनसे रिक्वेस्ट बड़ी सिंपल ये थी कि सर, इसको जो आपने कटरा तक किया है, ये कटरा के बजाय जम्मू हो तो जम्मू से ज़्यादा फ़ायदा इसको हो सकता है। बिकॉज जो हम आप देखिए, जम्मू हमेशा से फीडर रहा है टू श्रीनगर, और जब अभी हाईवे भी आ जाएगा तो हमारे यहाँ वेयर हाउस है, इंडस्ट्री है, वो सब दे आर फीडर्स टू कश्मीर एंड एडजॉइनिंग एरियाज। तो उनके लिए बड़ी सहूलियत हो जाएगी कि जम्मू से वंदे भारत से जाना आना। और दूसरा, हम जम्मू में इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे लेक ला रहे हैं और हमारे काफ़ी प्लान्स हैं जम्मू को हब बनाने का। तो मुझे ये लगा कि जम्मू को हब बनाने में ये एक बहुत अहम कड़ी है कि वंदे भारत यहाँ से शुरू हो। और मुझे लगता है कि बहुत छोटी सी बात है उनके लिए, इट शुड बी डन विद इन डेज। और जब हमारा व्यापारी, क्योंकि जो व्यापारी और इंडस्ट्रीज, जब इतनी इंडस्ट्री यहाँ आ रही है तो देयर इज नो पॉइंट कि हम पहले बाय रोड कटरा जाएं और कटरा से वंदे भारत पकड़े। अगर जम्मू से हो तो इट्स वेरी वेरी गुड एंड कन्वीनियंट। और उधमपुर खित्ते की भी डेवलपमेंट की बात इससे रीइटरेट किया जाती है कि जम्मू से पहले उधमपुर जाएगी वंदे भारत और फिर कटरा जाएगी, तो दोनों जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको फ़ायदा मिलेगा। मुझे लगता है कि ये बहुत वैलिड और बहुत ही उम्दा लीडरशिप के लिए मौका है कि इसको फटाफट ठीक करते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ अगर देखी जाए तो पिछले कुछ समय से लगातार जम्मू कश्मीर में स्टार्टअप इकोसिस्टम पनप रहा है। किस नज़रिए से देखते हैं, क्योंकि जो जनरेशन नेक्स्ट है वो कहीं ना कहीं इनोवेशन करना चाहती है, उसके लिए स्टार्टअप्स और सीड मनी और बाकी मेंटरशिप की उनको आवश्यकता है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सीड फंडिंग की जहाँ तक बात है स्टार्टअप्स में, यू आर वेरी राइट विवेक जी के 2-3 कमियाँ हैं हमारे यहाँ पे। एक तो पहले कल्चर नहीं है कि हम सीड फंडिंग को समझे। और जैसे अभी काफ़ी प्रोग्राम है, पीछे एक IIM में भी प्रोग्राम हुआ, मैं भी उसमें था, और उसमें जो एंजल फंडिंग की बात हुई कि ग्रुप्स बने यहाँ पे। एंजल फंडिंग को समझना हमारे लोकल जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। इसको ऐसे देखना चाहिए कि जैसे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं
या आप किसी इंडस्ट्री में या ट्रेड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको स्टार्टअप में भी अपना कुछ परसेंट इन्वेस्ट करना है। हालांकि जो समझ है कि किस में कैसे कहाँ इन्वेस्ट करना है, उसकी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो वो आईआईएम और ऐसे इंस्टीट्यूशन उस पर काम कर रहे हैं, और उससे मुझे लगता है कि स्टार्टअप को फायदा होगा। और स्टार्टअप इकोसिस्टम में थोड़ा सा पुश देने की ज़रूरत है। मैं 2-3 कंपनीज का कोट करना चाहूँगा। एक यहाँ पे बहुत अच्छी कंपनी है आरवीएस ग्लोबल, जो बाईपास जम्मू में है, और मुझे बड़ा फ़क्र महसूस होता है कहते हुए कि एक कंपनी ने जो जिसके ओनर जम्मू बेस्ड एंड सेटल्ड इन लंदन, वो यहाँ पे 300-400 लोगों को रोज़गार दे रहे हैं जो लोकल हैं। तो ऐसे जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो इसमें काम कर रही हैं स्टार्टअप में, आईटी इंडस्ट्री में, उनको बढ़ावा देने की ज़रूरत है। उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल करने की ज़रूरत है, एक आईटी पार्क बनाने की ज़रूरत है, और एक स्टार्टअप को उसके साथ जोड़ने की ज़रूरत है कि कैसे बच्चे हमारे इस तरफ भी रुझान करें कि कैसे हम ऐसे मॉडल्स को देख के आगे जा सकें। राहुल जी, पिछले दिनों आप कई बार विदेश भी गए हैं और बिजनेस ट्रिप्स भी गए हैं, और खासकर वहाँ पर भी जम्मू कश्मीर और खासकर जम्मू संभाग की इंडस्ट्रियल सेटअप, टूरिज्म वगैरह को आपने प्रमोट किया है। टूरिज्म की अगर बात करें, क्योंकि एक अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए न केवल इंडस्ट्री बल्कि टूरिज्म की भी अपार संभावना है। और जम्मू की अगर बात करें, यहाँ पर भी कई नए विस्टास खोले जा रहे हैं। उसके बारे में कितनी महत्वपूर्ण, खासकर रोड कनेक्टिविटी की अगर बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें, उस पर फोकस देने की आवश्यकता है, ताकि न केवल पैन इंडिया बल्कि विदेश से भी सैलानी जम्मू में। वेग जी, पहले तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, और वो इसी से जोड़ने की बात है। एक सजेशन है, टूरिज्म आज की डेट में एक एरिया बेस्ड फैसिलिटीज़ पे डिपेंड करने लगा है। मुझे मौका मिला स्विट्ज़रलैंड जाने का, और पीछे हम चेक रिपब्लिक भी गए। वहाँ पे एक बर्नो में इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन थी, उसमें एम्बेसी ऑफ चेक रिपब्लिक ने हमें इनवाइट किया था, तो हम गए थे। वहाँ ये देखने का मौका मिला कि जो टूरिस्ट गाइडेंस सेंटर्स हैं वो बहुत ही उम्दा है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको जहाँ जहाँ पहुँचे आप, जिस स्टेट में, सिटी में, वहाँ का टूरिज्म का ऑफिस में आप जाइए, वहाँ पूरा स्टाफ बैठा है विद ऑल दी पैम्फलेट्स। आपको सिर्फ उनको जाके इतना बताना है कि साहब मैं आज लैंड हुआ हूँ और मैं इस दिन यहाँ से वापस जा रहा हूँ, मेरी एक आइटनरी प्लान कर दीजिए, टेलर मेड। और वो आपके कंप्यूटर्स पे आपकी आइटनरी 2 मिनट में प्लान करके विद ऑल द लिंक्स ऑफ बुकिंग, कि आपको गंडोला में जाना है, आपको ये विजिट करना है, वहाँ से टैक्सी यहाँ से मिलेगी, बस यहाँ से मिलेगी, ये उसका लिंक है, ये ऑनलाइन टिकट कर लीजिए, इतने बजे आपकी बस निकलेगी, इतने बजे आप यहाँ पहुँचेंगे, ऊपर आप जाएंगे तो ये मौसम है, ये देखिए स्क्रीन पे, वहाँ पे मौसम साफ है, आप जाइए, आप आराम से आ जाएंगे। तो इतनी ज़बरदस्त टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है बाहर की कंट्रीज में, वो काम कर रहा है। तो मैं तो हम तो यहाँ बड़ी बार बोल बोल के थक गए कि कम से कम कटरा में एक टूरिस्ट ऑफिस खोल दीजिए जो ये तो बता दे कि भद्रवाह का रास्ता कहाँ से जाता है। तो बात इतनी सी है कि मैं अपने सिस्टम को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, इन्होंने अपनी तरफ से बहुत अच्छा काम किया है, बट हमें उनसे सीखने की ज़रूरत है कि जहाँ हम लैंड कर रहे हैं, सपोज हम जम्मू एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं, तो जम्मू एयरपोर्ट पे टूरिस्ट ऑफिस हमें गाइड करे कि साहब आप बताइए आपके पास टाइम कितना है। अगर आपके पास इतना टाइम है तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप इतनी देर में माता वैष्णो देवी जी के दर्शन कर लीजिए, उसके बाद जो आपके पास टाइम बचेगा आप पत्नीटॉप जाइए, आप जम्मू जाइए, आप भद्रवाह जाइए, आप पुंछ रजौरी जाइए, आप वो एक सिस्टम हम यहाँ चाहते हैं। और मुझे लगता है कि हमें उस तरफ काम करने की ज़रूरत है कि कैसे हम वो मकाम हासिल करें कि हम टूरिस्ट को प्रॉपरली गाइड और उसका यूटिलाइजेशन कर पाएं। दूसरा, रोड्स की आपने बात की, देखिए हम सबके सामने है रोड कनेक्टिविटी टू पत्नीटॉप या सनासर या जो बड़े हमारे फेमस एरियाज हैं, भद्रवाह, डोडा। हालांकि इस बार मैंने सुना कि भद्रवाह, डोडा काफ़ी लोग गए, पत्नीटॉप भी इस बार जो बर्फबारी हुई काफ़ी लोग उन्होंने लुत्फ उठाया, पर हाईवे को एकदम क्लियर रखना। एंड देखिए होता क्या है कि बर्फ पड़ी, लोगों का रुझान ये रहता है या तो पढ़ते हुए देख लें, या जब वो बिल्कुल सीरीन पोजीशन में है, पड़ी हुई है, तो हम जाके उसका लुत्फ उठा लें। अगर आपकी रोड कनेक्टिविटी उस दौरान अच्छी रहे तो इन्फ्लक्स बड़ा अच्छे से बढ़ सकता है।
वही एक ज़रूरत है कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट और मैकेनिकल डिपार्टमेंट उस टाइम पे टूरिस्ट को फैसिलिटेट करे कि आप आइए, आप देखिए, आप बर्फ पड़ती हुई भी देखिए और आप बर्फ पड़ी हुई भी देखिए, तो उससे हमें बहुत फायदा हो सकता है। तो ये मेरी तो यही गुजारिश है टूरिज्म डिपार्टमेंट से। मुझे लगता है ये सिर्फ टूरिज्म डिपार्टमेंट का काम नहीं है, ये एक सभी डिपार्टमेंट्स की एक सबका इकट्ठे काम है कि कैसे हम अपने टूरिस्ट को वहां पहुंचाएं। और टूरिज्म के साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जुड़ती हुई नज़र आती है। सूरजकुंड मेले की अगर बात करें, विश्व विख्यात है, इंटरनेशनल रेमिफिकेशन है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कटरा का जो नवरात्रे हैं उनकी अपनी अपनी पहचान है। लेकिन क्या एग्जीबिशंस या फिर जिस तरह दिल्ली हाट एक अट्रैक्शन का केंद्र बन चुका है, सूरजकुंड मेला उसकी अपनी एक अहमियत है। जम्मू में कला केंद्र या फिर जम्मू हाट बनाने का भी एक प्रपोजल था उस तरीके से, लेकिन वो हो नहीं पाया। क्या उस पर फोकस देने की आवश्यकता है? अगर आप अमृतसर चले जाएं, वहां पर भी आपको वो रूरल टच वहां पर भी मिलता है, क्या कहेंगे? बिल्कुल विवेक जी, मैं तो ये कहूँगा कि पिछले साल से पहले हमने ऑनरेबल एलजी से भी ये बातें की और उन्होंने सराहना, उन्होंने इस दिशा में कुछ काम भी किए। और अभी जब सिविल सोसाइटी की मीटिंग थी तो मैंने उमर साहब से उनके सामने गुजारिश की कि सर, ये जो दो एरियाज हैं, एग्जीबिशंस और स्पोर्ट्स, हम दोनों पे बात करेंगे। ये दोनों एक ऐसी एरियाज है जो अदर देन इंडस्ट्री जे एंड के को, खासकर जम्मू खिते को बहुत फायदा दे सकते हैं। और मैंने उनसे इतना तक कहा कि वाई कांट वी सी क्रिस गेल्स शॉपिंग इन बाजार। अगर आप यहाँ पे स्पोर्ट्स के कुछ ऐसे इवेंट कराएं जो प्रीमियर लीग आप एक आध करा रहे हैं, वो अगर आप रेगुलर कैलेंडर वाइज एक कैलेंडर बने स्पोर्ट्स का कि प्रीमियर लीग इस साल हम इतने कराएंगे और हम जो ये सेलिब्रिटीज हैं इनको बुलाएं और हम देखें कि गोल मार्केट में क्रिस गेल और विराट कोहली घूम रहे हैं और पहलवान पे वो लुत्फ उठा रहे हैं चीज़ों का, तो मैंने कहा वो हमारी एक सक्सेस रहेगी। हालांकि दरबार मूव बड़ा अच्छा है, दरबार मूव हो, वो चहल पहल हो, बट अब नई चहल पहल भी हो नए एरियाज से। तो एग्जीबिशंस और स्पोर्ट्स, एग्जीबिशंस में बात जो आपने सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला की, मुझे मौका मिला वहां जाने का और मैंने देखा वहाँ इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला, हर कंट्री का, हमारी हर स्टेट का पवेलियन वहाँ लगता है। तो हम उसका एक मिनी फॉर्म यहाँ पे मैंने उनको सजेस्ट किया, हम और वो बड़े इंटरेस्टेड थे उमर साहब। उन्होंने कहा कि कहाँ किया जा सकता है। तो इन एंड अराउंड जम्मू की बात हुई कि यहाँ पे सूरजकुंड टाइप मेला हो, जो हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मोटिव ये है विवेक जी कि सारे डिस्ट्रिक्ट से लोग जम्मू सिटी में आए और जाएं। और नॉट इवन हमारे डिस्ट्रिक्ट से, हिमाचल से भी, एडजॉइनिंग स्टेट से, पंजाब के कुछ सिटीज से भी लोगों को ये पता लगे वहाँ आर्ट एंड क्राफ्ट मेला लगा है जो इस स्तर का है कि वो देखा जाना चाहिए और लोग वहाँ आए जाएं। उससे जो हमारी इकॉनमी को फायदा होगा वो एक उम्दा बात है। और सिर्फ एग्जीबिशंस में सूरजकुंड की बात नहीं हुई, हम जैसे बेकरी पे एग्जीबिट, हमारे यहाँ बेकरी की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तो हम जो बेकर्स हैं उनको शायद नई मशीन्स का, नए एवेन्यूज का नहीं पता कि कैसे नई टाइप की बेकरी बनाई जा सकती है। तो जो मशीन वाले बेकरी वाले हैं उनको बुलाया जाए, एक जो बेकरी का काम यहाँ करते हैं उनके लिए एग्जीबिशंस लगाई जाए। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट एरियाज हैं जिसमें हम एग्जीबिशन के माध्यम से एक कैलेंडर बना के ईयरली काफी क्राउड पुल कर सकते हैं, जिसमें जो बेचने वाला है ऑल ओवर इंडिया से या इंटरनेशनल वो भी आए और जो हमारे खित्ते के लोग हैं वो उसको देख के एनलाइटन हो, वो उस दिशा में काम करें और इसका जो है फायदा उठाएं। तो एग्जीबिशंस में ये मेरी उनसे गुजारिश थी कि इसको कॉन्टिन्यूस प्रोसेस बनाएं, बुक्स पे, बेकरी पे, ऑटोमोबाइल पे, किस एरिया, टूरिज्म पे। एग्जीबिशन तो वास्ट एरिया है, आप किसी भी तो एक नए तरीके का, खासकर जम्मू को, क्योंकि देखिए जम्मू में हमने इंडस्ट्री हमेशा लाने की कोशिश की, इंडस्ट्री हमेशा आई, जब तक पैकेज रहा वो रहे, उसके बाद चले गए। तो वाई आर वी नॉट थिंकिंग ऑन सम परमानेंट थिंग्स? एग्जीबिशन एक परमानेंट सोल्यूशन है। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना देंगे, कोई ऐसा एग्जीबिशन ग्राउंड जो एक अच्छे मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ हो, तो मुझे लगता है कि वो एक बहुत फार फ्लंग उसका इफेक्ट रहेगा विवेक जी। और उससे जो फायदा होगा वो एक प्रोसेस चल जाएगा कि एग्जीबिशन यहाँ होनी है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी जो वो इंडस्ट्री पे थोड़ा इंसेंटिव दे रहे हैं, अगर एग्जीबिशंस पे भी दे दें तो सोने पे सुहागा है।
यानी कि आउट ऑफ बॉक्स कहीं ना कहीं चीज़ें सोचने की आवश्यकता है, ताकि ना केवल जम्मू के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से लोग आएँ, बल्कि आसपास की रियासतों से भी उन इवेंट्स को देखने के लिए, एग्जीबिशंस को देखने के लिए। मैं उसमें एक आपको एग्जांपल दूंगा विवेक जी। हम यहाँ जो अगर हम एग्जीबिशंस की बात करें तो हम बाबा जित्तो मेला की बात करते हैं। नॉर्थ इंडिया का बहुत बड़ा। आप देखिए नॉर्थ इंडिया का बहुत बड़ा मेला है यहाँ, हम उन लाइंस पे क्यों नहीं उसके मिनी फॉर्म्स हम डिस्ट्रिक्ट्स में भी करें। और आप देखिए कितने एडजॉइनिंग स्टेट से लोग वहां आते हैं, हमें संभालना मुश्किल हो जाता है। तो दिस एरिया इटसेल्फ इज वेरी पोटेंशियल एरिया। इसको बेहतर तरीके से टैप किया जा सकता है। मैं चलते चलते एक चीज़ आपसे और भी जानना चाहूँगा, चुनौतियाँ क्या नज़र आ रही हैं? क्योंकि जो भी इन्वेस्टर्स आना चाहता है, लैंड को लेकर हमेशा उसके माइंड में एक प्रश्न चिन्ह रहता है। कौन कौन सी चुनौतियाँ इस वर्ष नज़र आ रही हैं, या फिर एक्सपेक्टेशंस? दोनों चीज़ें आपसे मैं जानना चाहूँगा सर। मुझे लगता है कि इस वर्ष जो चुनौतियां हैं इन्वेस्टर के लिए वो ये हैं कि जिन लोगों ने तो पीछे इन्वेस्ट किया और जिन्होंने अपनी एप्लीकेशंस फाइल की नेशनल सेक्टर स्कीम में, दे आर वेटिंग फॉर देयर अप्रूवल। और डीपीआईटी ने 30 सितंबर तक पोर्टल खुला रखा और सबकी एप्लीकेशंस ली। अब सबको एक्सपेक्टेशन ये है कि वो एक बार अप्रूव हो जाएं और हमें 3 साल मिले, हम अपनी फैक्ट्री की कंस्ट्रक्शन करें और काम शुरू करें। तो मैं ऑनरेबल एलजी से भी ये कह के आया कि सर बहुत ज़रूरी है इस महीने के एंड तक ये फैसला हो जाए कि किस किस को इस स्कीम का फ़ायदा मिलना है, ताकि वो अपनी कंस्ट्रक्शन वर्क और इस दिशा में काम शुरू कर दें। दूसरी नई गवर्नमेंट भी है, हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर साहब, हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर चौधरी साहब, इन्होंने इंडस्ट्री का कारोबार संभाला है। तो वो भी एक हम तो मैं भी उनसे शॉर्टली हम मिलेंगे एज ए डेलीगेशन, तो हम यही गुजारिश करेंगे कि आप भी दिल्ली को कहें कि वो इन मुद्दों का जो है सॉल्यूशन जल्दी करें। डीपीआईटी जल्दी जल्दी जो है वो ये चीज़ें करे। और एक बड़ी और ज़रूरत है जो चौधरी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, उमर साहब से भी, कि लोकल इंडस्ट्रीज के लिए एक नई स्कीम बने जो एट पार हो इस स्कीम के, जो एनसीएसएस स्कीम जिसको हम कहते हैं, जिसमें जीएसटी इंसेंटिव बड़ा अच्छा है और लोकल्स के लिए स्पेशल बने, लोकल्स को फ़ायदा हो और लोकल्स के साथ हमारे यूथ को फ़ायदा हो कि यूथ कैसे स्किलिंग में जाके इंडस्ट्री के साथ जुड़े, तभी हमारी इंक्लूसिव और परमानेंट ग्रोथ है इंडस्ट्री में। इसमें कोई दो राय नहीं कि वर्ष 2025 नई आशाएं भी लाया है, चुनौतियां भी सामने आई हैं, लेकिन आशाएं ज़्यादा है। और जिस तरह आपने जिक्र किया कि अपार्ट फ्रॉम इंडस्ट्री कई और डोमेन्स ऐसे हैं जिन पर काम किया जा सकता है, जिससे जम्मू कश्मीर और खासकर जम्मू संभाग की अर्थव्यवस्था बेहतर हो सकती है। आपने अपने समय निकाला हमारे इस कार्यक्रम में आए, राहुल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।